हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम को पढ़ेंगे, राइट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैलेट एस्पार्टेट सटल कैसे चलता है, उससे कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एक NADH2 कितने एटीपी के इक्विवेलेंट होता है, राइट। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम चलता है, इसमें एक NADH2 जो है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है और ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं कि मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम के कंपैरिजन में जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिस्टम होता है, सटल सिस्टम होता है, वो लेस इफिशिएंट होता है। फिर क्वेश्चन है कि लेस इफिशिएंट क्यों होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो एक NADH2 होता है, अगर ये मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम को फॉलो करता है तो वो 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 अगर इसने ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम को ओबे किया, फॉलो किया, तो यहाँ पे एक NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के एक FADH2 के इक्विवेलेंट होता है। ऑलराइट, तो ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेस इफिशिएंट बोलते हैं। सटल सिस्टम का क्या काम होता है, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, उसके अंदर जो NADH2 बना है, तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसको कैरी करेंगे हम कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर ये जाके क्या होगा, वहां पे आगे के लिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करेगा, जिससे फाइनली क्या चीज प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। ऑलराइट, तो अब आप एक चीज देखो कि ये लेस इफिशिएंट भी है, ठीक है। और एक ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक FADH2 के इक्विवेलेंट होंगे। कब? जब NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम को ओबे करता है। ऑलराइट, तो ये बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। आप एक बार देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, ये कैरी करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन और कौन सा प्रोटॉन, जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है और उस ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 फॉर्म हुआ है, इसकी लोकेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म से जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑलराइट, अच्छा, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने चीज को मेंशन किया, 1 NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इक्विवेलेंट टू 1 FADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो अगर एक NADH2 ग्लाइकोलाइसिस का FADH2 के इक्विवेलेंट है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनते बेटा, राइट। और 2 NADH2 बनेंगे तो वो 2 FADH2 के इक्विवेलेंट होंगे, और एक FADH2 2 ATP देता है, तो 2 FADH2 कितना देगा, 4 ATP। 4 ATP आपका NADH2 से हो गया, इस सिस्टम को अगर वो फॉलो करता है। और नेट गेन ऑफ ATP थ्रू SLP इन ग्लाइकोलाइसिस कितना होता है, 2 होता है। ग्रॉस कितना होता है, 4। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस इट विल प्रोड्यूस व्हाट, हाउ मेनी ATP, 36 ATP, राइट। जबकि मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में कितना ATP प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल में 38। ऑलराइट, अच्छा, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन होने पे कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, वहां पे ऑलवेज 38 ATP प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन एरोबिक बैक्टीरिया नेट गेन ऑफ ATP इज ऑलवेज 38। व्हाई इट इज 38? बिकॉज दे डू नॉट हैव सटल सिस्टम। अच्छा, सटल सिस्टम क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। दे डू नॉट हैव सटल सिस्टम एज दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब इसका ब्रीफ मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड बेटा आपको दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड को मैं एक सेल मानता हूं, ठीक है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। हमें तो अभी जिस सेल ऑर्गेनेल से मतलब है हम उसी को देखेंगे। तो हमें किससे मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट। तो अभी आप एक चीज समझो कि ये पूरा जब सेल है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है कि वहां पे DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पीगाल दोनों बनता है, ठीक है। जो NADH.H+ है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको एंटर करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना है, लेकिन ये NADH.H+ जो है ये ऐसे तो जाएगा नहीं, इसीलिए तो हम सटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, कैरियर पढ़ रहे हैं कि कौन इसको लेके जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो दो H है, ये जो दो प्रोटॉन्स है ना, ये दो प्रोटॉन्स DHAP ले लेगा, और DHAP जब ये प्रोटॉन्स लेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये NADH.H प्लस ये जो दो H है ये DHAP लेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ले लेगा, और जैसे ही इसने दो प्रोटॉन्स यहां से लिया तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। अब आप एक चीज नोटिस करना है, ये DHAP से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में ही ये रिएक्शन होता है। और वो जो एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक ग्लिसरो 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो साइटोसोलिक है, ये जो साइटोसोल के अंदर क्या है? ग्लिसरो 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा? DHAP को बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है। तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जिसके पास दो प्रोटॉन्स इसने लिए हैं, किसके लिए है? NADH.H प्लस। तो NADH.H प्लस से जब दो प्रोटॉन यहाँ पे DHAP ने लेके और खुद को उसने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे NADH.H प्लस का क्या हो गया? ये यहाँ पे ये चीज यहाँ ऑक्सीडाइज हो गई और ये NAD प्लस फिर दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस के लिए अवेलेबल है, राइट। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आप देख रहे हो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के लिए तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या होता है? ये परमिएबल होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके लिए ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये इम्परमिएबल होता है। मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। फिर अब क्या करें? अब आप देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे FAD होते हैं, ठीक है। अब ये जो इसके पास दो प्रोटॉन्स है, ये दो प्रोटॉन्स क्या करेगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट वहां पे FAD को ये दो प्रोटॉन दे देंगे। तो जब इन्होंने यहाँ पे दो प्रोटॉन दे दिया तो FAD में जब ये दो प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो FAD का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो FAD से FADH2 में कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन होता कहाँ है? मैट्रिक्स में नहीं हो रहा है। ये जो कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये एंजाइम भी लिखा है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये एंजाइम जो है बेटा, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं, आप समझो। जो यहां से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये क्या दो प्रोटॉन लेके आया, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल नहीं है, तो इसने ये दो प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज किया। इसने रिलीज किया तो किसको? ये प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया? FAD ने। तो FAD ने एक्सेप्ट किया तो ये FAD से FADH2 हो गया। ये हो कहाँ पे रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल में ये FAD से FADH2 में ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस, ये बाहर की तरफ जो सरफेस है वहां पे फिर से एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करके बता रहा हूं क्योंकि मैंने डायग्राम में यहाँ पे मैट्रिक्स में बनाया है एंजाइम और ये, लेकिन ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसकी जो लोकेशन होती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है वहां पे ये FAD को क्या कर देगा? रिड्यूस करवा देगा, और जब FAD रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? FADH2। अब यही FADH2 जो है ये क्या होगा बेटा?
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में वहां पे जाके क्या करेगा, ये 2 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। और आप देखो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, जैसे कि मैंने बार बार रिपीट किया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल है, तो इसने ये प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज किया जिसको एक्सेप्ट FAD ने किया, और जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो रिड्यूस होकर FADH2 बन गया, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। तो इसको यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद ये दोबारा से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, DHAP में, और फिर ये DHAP फिर ये अगले साइकिल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस सटल सिस्टम को पढ़ने से हमें ये समझ में आ गया कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है जिसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन होने के बाद जो ये 38 और 36 ATP का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से मैं बाइंड अप करता हूं, आप एक बार समझो। अगर NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर फॉर्म हो रहा है, अगर उसने मैलेट स्पार्टेट सटल सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है, तो वहां पे नेट गेन ऑफ ATP 38 होगा। लेकिन अगर उसने ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम को उसने अगर ओबे किया, इसको फॉलो किया, तो एक NADH2 जो है साइटोप्लाज्मिक NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बना है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के FADH2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। जबकि हमने जो लास्ट सटल सिस्टम पढ़ा था मैलेट स्पार्टेट में, वहां पे साइटोप्लाज्मिक NADH2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में फॉर्म होता है। तो वहां पे 3 ATP बन रहा था, यहाँ पे कितने बन रहे बेटा, 2 ATP बन रहा है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक NADH2 जो होता है ये यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम को जब ये ओबे करता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के FADH2 के बराबर। ऑलराइट, तो आपको अभी कॉन्सेप्ट होपफुली समझ में आ गया होगा कि 36 और 38 ATP का कॉन्सेप्ट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट के अलावा कि ये कैसे सिस्टम काम करता है, कौन इस यहाँ पे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, कौन वहां पे किस जगह पे किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी परमेबिलिटी नहीं है, कौन सा कंपाउंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल है, कौन सा इनर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर परमिएबल नहीं है, और ये पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस चल कहाँ रहा है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लोकेशन पे कौन सा स्पेशलाइज एंजाइम है जो इसको कैरी आउट करता है, और साइटोप्लाज्म में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो DHAP के साथ जो NADH2 का जो 2 प्रोटॉन है वो वहां पे रिएक्ट करके ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाता है। होपफुली बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इससे बेसिस में अगर जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे उसको प्लीज आप एक बार करके देखो। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होता है तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछना। अभी क्या करो, अभी आप इसको पूरा नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद बेटा इसको रिवाइज करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।